हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये जो हमारा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बेसिकली ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ था और हमारे इंडिया में इसको लागू किया गया था। ये एक्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है कि हमारे इंडिया में अब जब भी हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा 1935 के बाद, तो हमारे इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट होगी, तो उसका बेसिकली ये मेन फीचर्स जो है इस एक्ट में बताए गए थे। तो ये एक्ट जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ था और फिर 1935 में इंडिया में लागू किया गया था। तो इसी एक्ट को आज हम समझेंगे। ऑन अगस्त 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास लॉन्गेस्ट एक्ट। 1935 में ये एक्ट पास हुआ था और ये अभी तक का 1935 तक का सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर द ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस एक्ट के अंदर एक और एक्ट इंक्लूड था जिसको बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, लेकिन यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट जो है उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ अपने इंडिया में जो लागू किया गया था जो पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडिया बिकेम अ फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन इट। देखिए इसका मेन फीचर क्या था कि अंग्रेजों ने ये कहा, ब्रिटिशर्स ने ये कहा इस एक्ट के अंदर कि इंडिया को फेडरेशन बना दिया जाएगा अगर इंडिया के 50% राज्य जो है वो उस फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, they would then have a large number of representatives in the two houses of the central legislature। फिर ये कहा गया कि अगर 50% राज्य एग्री कर जाते हैं तो इंडिया को फेडरेशन बना देंगे। उससे राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट, जो उस टाइम पे तो पार्लियामेंट नहीं था लेकिन जो सेंट्रल पावर थी वहां पे राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है ना, ये एक्ट में तो दे दिया गया, लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट कर देते तो शायद इंडिया और पहले क्या हो सकता था, इंडिपेंडेंट हो सकता था। ठीक है, नाउ अब इस एक्ट के और क्या मेन फीचर्स थे उनको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो एक्ट है 1935 का जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, हमारे इंडिया के अंदर जो है पावर का ट्रांसफर हो गया इंडियन लीडर्स को, तो आगे जो इंडिया में गवर्नमेंट बनी तो बहुत सारे जो आज की डेट में भी हम फीचर्स देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट में वो इसी एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, पहला इसमें फीचर है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें यह कहा गया कि इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन के तौर पे एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसके अंदर प्रोविंसेस और साथ में जो प्रिंसली स्टेट वो इसके अंदर शामिल होंगे। इसके बाद इस एक्ट में यह कहा गया कि जो पावर होगी, जो शक्तियां होंगी, उनको डिवाइड किया जाएगा किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, सेंटर यहां पे स्टेट्स आएगा, बेसिकली सेंटर और स्टेट्स के बीच में उसको पावर को डिवाइड किया जाएगा। किस बेस पे किया जाएगा, तो जो इस एक्ट के इस फीचर में जो प्रोविजन दिया गया है, बेसिकली तीन तरह की पावर बताई गई है, उसको 3 लिस्ट बोला गया है। पहला है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट के अंदर टोटल 59 तरह की पावर्स है, 59 तरह के आइटम्स रखे गए हैं और ये जो फेडरल लिस्ट है इसमें ये कहा गया कि ये जो 59 आइटम्स या पावर होंगे ये किसके पास जाएंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड लिस्ट दी गई प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें लगभग 54 आइटम रखे गए और इसमें यह कहा गया कि राज्य जो है, राज्यों के पास ये पावर जाएंगी और राज्य जो है अपने अपने राज्यों के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, पावर बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम थे। ठीक है, 36 आइटम या 36 इस तरह की पावर थी जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती थी और प्रोविंशियल मतलब राज्य भी कानून बना सकते थे। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं,
सेंटर के पास अगर हम बात करें 59 आइटम में एक आइटम है सपोज सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी, जैसे हम बोलते हैं गृह मंत्रालय बोलते हैं, है ना, होम मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो होम मिनिस्ट्री जो होती है जनरली वो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है ना। इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी पावर है, वो किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। राज्यों की बात करें तो जैसे आज की डेट में भी हम देखें तो राज्यों के अंदर क्या होती है, हर एक राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है ना। तो जो राज्य की पुलिस होती है वो जो पावर है वो प्रोविंशियल लिस्ट में दी गई है। तो राज्य जो है अपने राज्य के अंदर पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसको तैयार कर सकते हैं, उसमें उनको कितने जो हमारे बेसिकली सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट करना है वो सब राज्य कर सकते हैं। और तीसरा आइटम है हमारा क्या, कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एक एग्जांपल है हमारा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ पावर बच गई है ना, तो उनको रेजिटरी पावर बोला गया और ये कहा गया कि वो पावर किसके पास रहेंगी, वाइसरॉय के पास रहेंगी। ठीक। सेकंड है, इट अबॉलिश डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। राज्यों के अंदर जो डायरची चली आ रही थी उसको खत्म किया जाएगा और राज्यों को ज्यादा ऑटोनोमस बनाया जाएगा, मतलब राज्यों को ज्यादा अधिकार जो है दिए जाएंगे। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राज्यों को एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह डेवलप किया जाएगा। थर्ड है, इट प्रोवाइड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर। स्टेट में डायरची को खत्म कर रहे हैं, ड्यूल पावर खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहां पे सेंटर पे क्या कर रहे हैं, सेंटर पे डायरची को लेके आ रहे हैं। ठीक है। It provided for the adoption of diarchy at the center. Consequently, the federal subjects were divided into reserve subject and transferred subject. जो federal subjects अभी हमने देखा पावर है, उन पावर के अंदर भी बेसिकली क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। ठीक है। However, this provision of the act did not come into operation at all. ये वाला जो फीचर है ये एक्ट में तो आ गया, एक्ट में लिख दिया गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट है फोर्थ, It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Bicameralism का मतलब क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट या जो पार्लियामेंट जिसके अंदर दो हाउसेज होते हैं, है ना। जैसे अगर हम अभी मॉडर्न टाइम में बात करें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब क्या, बाइकैमरलिज्म है, दो हाउसेज हैं। तो ये कहा गया कि जो 11 प्रोविंसेस, बड़े जो 11 प्रोविंसेस हैं उसमें से 6 प्रोविंसेस के अंदर बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस में चेंज किया जाएगा। तो ऐसे ही बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या हो गया, बेसिकली ये जो उत्तर प्रदेश वाला जो बेसिकली रीजन है, इन 6 प्रोविंसेस के अंदर बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद को राज्यों के अंदर बनाया गया, जिसको हम अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ क्या है, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर और वर्कर्स। ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई। गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगा वो कम्युनिटी के बेस पे होगा और इसमें स्पेशल प्रोविजन दिए गए कि जो डिप्रेस क्लास हैं, जो वुमेन है या लेबर है, उनके लिए सीट एक तरीके से क्या किए जाएंगे, रिजर्व की जाएंगी, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। सिक्स्थ है, इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब देखिए 1858 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद 1935 में आया। तो 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन था वो बनाया गया था, तो उस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचीज, फ्रेंचीज का मतलब है यहाँ पे वोट डालने का अधिकार, क्योंकि उस टाइम पे सभी इंडियंस को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो इन्होंने वोट डालने का अधिकार को इंक्रीज किया। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। इस एक्ट के बाद इंडिया की 10% पॉपुलेशन को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, सभी को अधिकार नहीं था। It provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country.
इस एक्ट में ये कहा गया कि भारत की जो भी इकोनॉमी है, भारत की जो भी करेंसी है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो 1935 के बाद जब ये एक्ट लागू हुआ तो हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आज तक क्या कर रहा है, काम कर रहा है हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, it provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces। राज्यों के अंदर ये कहा गया कि राज्यों का अपना एक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और सेंट्रल लेवल पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। अगर राज्य छोटे हैं तो वहां पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी फॉर्म किया जा सकता है। तो इसको अगर हम आज की डेट में देखें इस फीचर को, तो हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और राज्यों के अपने स्टेट जो लोक सेवा आयोग होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक राज्य के अंदर अपने अपने हैं। तो वो ये वाला जो फीचर आया कहां से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। ठीक है। Next, it provided for the establishment of a federal court which was set up in 1937। इसमें ये कहा गया कि इंडिया के अंदर फेडरल, जहां भी फेडरल अगर ये शब्द आ रहा है इसका मतलब सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल पे इंडिया का एक कोर्ट होना चाहिए जो लोगों को न्याय देने का, जस्टिस देने का काम कर सके। तो 1937 में हमारे इंडिया के अंदर फेडरल कोर्ट जो है फॉर्म कर दिया गया सेंट्रल लेवल पे, और यही फेडरल कोर्ट जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ गया, तो इसी फेडरल कोर्ट को क्या बना दिया गया, क्या बोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज की डेट में भी हमारे इंडिया में है। Hence the Act of 1935 served some useful purposes by the experiment of provincial autonomy। Thus we can say that the Government of India Act 1935 marks a point of no return in the history of constitutional development in India। है ना। तो ये जो एक्ट है इसने बहुत सारे ऐसे फीचर दिए जो आगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जब टाइम आया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का टाइम आया और गवर्नमेंट फॉर्म करने का जब हमारे इंडिया के अंदर टाइम आया, तो बहुत सारे फीचर्स जो है वो इसी एक्ट से लिए गए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।